दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। लेक्चर नंबर 31 के साथ नेतृत्व यानी मैनेजमेंट का चौथा फंक्शन लीडिंग डायरेक्टिंग के पार्ट 5 के साथ। उसी में आज आगे बात करना है। पुराने वाले को निर्देशन के तत्व या अवयव को कंटिन्यू करना है और इसमें भी बात चल रही थी दूसरे अवयव की, जिसको बोलते हैं मोटिवेशन या अभिप्रेरण के सिद्धांत। और अभिप्रेरण के हमको 16 सिद्धांतों की बात करनी है, जिसमें से पहला सिद्धांत इसके पहले वाले लेक्चर पार्ट 4 में हो चुका है, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। वो नहीं पढ़ा है तो पहले उस लेक्चर को पढ़ें, फिर इस लेक्चर पर आएँ। इसमें आज दूसरा सिद्धांत पढ़ना है हमको, हेज़बर्ग का द्विघटक सिद्धांत या स्वास्थ्य व आरोग्य सिद्धांत। सिद्धांत नंबर 2 पढ़ना है, हेज़बर्ग का द्विघटक सिद्धांत, स्वास्थ्य व आरोग्य सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं हेज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। इसके अनुसार मनुष्य की आवश्यकताओं को 2 समूहों में बांटा जा सकता है। मनुष्य की आवश्यकताओं को 2 समूहों में, 2 फैक्टर थ्योरी है ना, तो 2 समूहों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है हाइजीन फैक्टर और दूसरा है मोटिवेशन फैक्टर। हाइजीन का मतलब होता है स्वास्थ्य तथा आरोग्य, स्वास्थ्य तथा आरोग्य तत्व। ये तत्व कहलाते हैं कार्य संदर्भ वाले तत्व, कार्य का संदर्भ देने वाले तत्व कहलाते हैं। हाइजीन फैक्टर को ही बोलते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर, या इसी को बोलते हैं डिससैटिस्फायर्स, क्योंकि इनके ना होने से कर्मचारियों में डिससैटिस्फैक्शन आ जाता है, तो इनको बोलते हैं डिससैटिस्फायर्स, या इन्हीं को बोलते हैं बाहरी कारक या एक्सट्रिंसिक फैक्टर। दूसरा होता है इंट्रिंसिक या मोटिवेशनल फैक्टर, जो होते हैं इन्हीं को बोलते हैं इंट्रिंसिक, आंतरिक कारक होते हैं अभिप्रेरणा के, और इनसे कर्मचारियों को संतुष्टि मिलती है तो सैटिस्फायर्स कहलाते हैं, और इन्हीं को बोलते हैं हिंदी में अभिप्रेरण कारक। बात करते हैं अपन हाइजीन फैक्टर या स्वास्थ्य और आरोग्य तत्व की। पहली बात करते हैं हाइजीन फैक्टर की या स्वास्थ्य और आरोग्य तत्वों की बात करते हैं, कार्य संदर्भ वाले तत्व। इसमें पर्यवेक्षण, सुपरविजन, नीतियां, पॉलिसीज तथा एडमिनिस्ट्रेशन, काम करने की दशाएं मतलब वर्किंग कंडीशंस, परस्पर संबंध मतलब म्यूचुअल रिलेशंस, स्थिति मतलब कर्मचारी की पोजीशन, मजदूरी मतलब वेजेस, वेतन मतलब उसकी सैलरी, और कार्य की सुरक्षा मतलब जॉब सिक्योरिटी आदि शामिल होते हैं। इन्हें स्वास्थ्य तत्व कहते हैं। काम करने की दशाएं जो कर्मचारी की हैं वो कर्मचारी के स्वास्थ्य को निर्धारित करेंगी ना, तो ये सारी चीजें स्वास्थ्य तत्व या स्वास्थ्य तथा आरोग्य तत्व या हाइजीन फैक्टर कहलाते हैं। जबकि मोटिवेशन फैक्टर में क्या आ जाएंगे, मोटिवेशन फैक्टर में आ जाएगा कार्य, उपलब्धियां, उसको मिलने वाली मान्यताएं, रिकॉग्निशन, उत्तरदायित्व, विकास, उन्नति, जॉब एनरिचमेंट, कार्य की समुन्नति, उसके जॉब को कैसे एनरिच कर रहे हैं कर्मचारी के जॉब एनरिचमेंट। अगर आपको जॉब एनरिचमेंट नहीं मालूम है तो पीछे के लेक्चर्स देखें, वहां पे मैंने समझाया है, आदि शामिल है। और ये सारे तत्व कैसे हैं, उत्तरदायित्व मिलना, उपलब्धि मिलना, मान्यता मिलना, विकास मिलना, ये सारे तत्व कहलाते हैं अभिप्रेरण तत्व। ठीक है, तो पहले हो गए हाइजीन तत्व, हाइजीन फैक्टर, और दूसरे हो गए मोटिवेशनल या अभिप्रेरण फैक्टर। इसी में और आगे बात। दोस्तों, क्या आप भी लगातार तैयारी के कारण नहीं बना पा रहे हैं अपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स, तो ज्वाइन कीजिए हमारे पटवारी मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स को, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑल लेक्चर पीडीएफ नोट्स, टेस्टरी। यह केवल इसकी फीस केवल 99 रुपए है। तो अभी व्हाट्सअप कीजिए इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 पर। जो हाइजीन फैक्टर थे या स्वास्थ्य तथा आरोग्य तत्व थे, इसी में अगर ये तत्व कमजोर हो जाएं, स्वास्थ्य के तत्व अनुपस्थित हो जाएं, तो कर्मचारी को कार्य की संतुष्टि कम मिलेगी, अर्थात कर्मचारी कैसा होगा, असंतुष्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे, यदि सब्जी में नमक है तो सब्जी ठीक लगेगी, लेकिन सब्जी में नमक नहीं होगा तो असंतुष्टि हो जाएगी। ठीक है, लेकिन सब्जी में नमक का होना संतुष्टि मतलब को नहीं, अभिप्रेरणा को नहीं बढ़ाएगा, मोटिवेशन को नहीं बढ़ाएगा, लेकिन सब्जी में नमक ना होना असंतुष्टि जरूर पैदा कर देगा। तो ये हाइजीन फैक्टर कैसे हैं, सब्जी में नमक के जैसे हैं। तो अगर ये तत्व कमजोर होंगे, अनुपस्थित होंगे, तो कर्मचारी को जो है वो कार्य की संतुष्टि नहीं मिलेगी या कम मिलेगी या असंतुष्ट हो जाएगा कर्मचारी। यदि ठीक ठाक उपस्थित है हाइजीन फैक्टर, तो वह तटस्थ रहेगा कि हाँ यार सब्जी में नमक है, वो तो रहता ही है, ओके रहेगा वो। कर्मचारी को जबरदस्त अभिप्रेरणा जैसी कोई चीज नहीं मिलेगी इनके होने से। मतलब यदि सब्जी में नमक डला है तो वो खुश होकर और 4 रोटी एक्स्ट्रा नहीं खाएगा, है ना। यदि कर्मचारी की वर्किंग कंडीशन अच्छी है तो इसका मतलब यह नहीं कि भयंकर उत्पादन करने लगेगा, वो कर्मचारी को जबरदस्त अभिप्रेरणा नहीं मिलेगी, लेकिन इनके रहने से संतुष्ट या असंतुष्ट होगा वो। इन्हें बाह्य कारक भी कहते हैं, जिसको अपन ने बोला है एक्सट्रिंसिक फैक्टर।
ठीक है। जबकि इसकी बात अपन कर रहे थे मोटिवेशनल फैक्टर, तो अगर यह तत्व अच्छी मात्रा में उपस्थित हैं तो कर्मचारी को कार्य की संतुष्टि मिलेगी। अर्थात अच्छे कार्य का निष्पादन या परफॉर्मेंस ही कार्य संतुष्टि या जॉब सेटिस्फेक्शन दे सकता है। वहां वातावरण से संतुष्टि नहीं आती है, ठीक है। अच्छी टेबल दे दो, अच्छी मेज दे दो, एसी लगा दो, इससे संतुष्टि नहीं आती। इससे ओके रहेंगे आप, लेकिन आपको ऐसी संतुष्टि नहीं आएगी कि आप अभी प्रेरित हो चलें। तो अर्थात अच्छे कार्य का जो परफॉर्मेंस है वो कार्य संतुष्टि या जॉब सेटिस्फेक्शन दे सकता है, ये वहां वातावरण से नहीं आता, ठीक है। इसलिए इसको इंट्रिंसिक फैक्टर बोला गया है। हालांकि जो इनकी गैर उपस्थिति है, किनकी, मोटिवेशनल फैक्टर की गैर उपस्थिति या अनुपस्थिति जो है कर्मचारियों को असंतुष्ट नहीं करती है, पर अभिप्रेरण भी नहीं करती है। मतलब ये जो मोटिवेशनल फैक्टर है ये अभिप्रेरण के लिए जिम्मेदार है, संतुष्टि से इनका लेना देना नहीं है। अगर ये नहीं है तो असंतुष्ट नहीं है, क्योंकि वर्किंग कंडीशंस तो अच्छी हैं, ठीक है। तो जरा इसको शांति से बैठ के समझिएगा। और सारांशतः कहें तो हेज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी के अनुसार प्रबंधकों को केवल स्वास्थ्य या आरोग्य तत्व पर ध्यान न देकर जॉब एनरिचमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए। जॉब एनरिचमेंट का मतलब है कर्मचारी को उच्च पद देना, उसको ज्यादा अधिकार देना, उसके कार्य क्षेत्र का विस्तार करना, चुनौतीपूर्ण कार्य देना, यह सब कहलाता है जॉब एनरिचमेंट। यहां से प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। जॉब एनरिचमेंट या जॉब को एनरिच या समृद्ध करने का क्या मतलब होता है? कर्मचारी को उच्च पद प्रदान करना, उसको ज्यादा अधिकार देना, उसके कार्य क्षेत्र का विस्तार करना, चुनौतीपूर्ण कार्य देना, ये सब जॉब एनरिचमेंट है। अब हेज़बर्ग थ्योरी में ऐसा पहली बार था जब अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले 2 अलग अलग घटकों की पहचान की गई। अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले 2 अलग अलग घटक कौन से हो गए? स्वास्थ्य तथा आरोग्य घटक, और दूसरा है अभिप्रेरण घटक। एक को बोला गया एक्सट्रिंसिक फैक्टर, एक को बोला गया इंट्रिंसिक फैक्टर, एक को बोला गया कार्य वस्तु, एक को बोला है प्रक्रिया, ठीक है। तो ऐसा हेज़बर्ग थ्योरी में ऐसा पहली बार था जब अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले 2 अलग अलग घटकों की पहचान की गई। इसके पहले लोगों को लगता था कि कुछ समान घटक की उपस्थिति से ही अभिप्रेरणा तथा इन्हीं घटकों की अनुपस्थिति से अभिप्रेरणा का भाव रहता है। समझ रहे ना बात? यहाँ पे अभिप्रेरणा उत्पन्न करने वाले और अभिप्रेरणा कम करने वाले अलग अलग घटक ही है, जबकि इसके पहले मैस्लॉस वगैरह में क्या पढ़ा था कि समान घटक हैं, यदि वो हैं तो अभिप्रेरणा मिलेगी, यदि वो घटक नहीं है तो अभिप्रेरणा का अभाव रहेगा। लेकिन यहाँ पे तो घटक ही अलग अलग हो गए ना, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। आशा है दोस्तों आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा। लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। यदि आपको नोट्स की जरूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर और इसी वीडियो के नीचे की तरफ उसमें मोबाइल नंबर दिया हुआ, उस मोबाइल नंबर पे जाके और आप टेलीग्राम चैनल से हमारे नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब एक एनालॉजी देना चाहूंगा, जैसे वहां में मैंने सब्जी और नमक की एनालॉजी दी है। जैसे अच्छा खाओगे तो बीमार नहीं पड़ोगे, अच्छा खाओगे तो बीमार नहीं पड़ोगे, लेकिन अच्छे खाने से बीमारी का इलाज नहीं होगा। ठीक उसी तरह स्वास्थ्य घटक होंगे, स्वास्थ्य तथा आरोग्य घटक होंगे, हाइजीन फैक्टर होंगे, एक्सट्रिंसिक फैक्टर होंगे, तो कर्मचारियों में असंतुष्टि नहीं होगी। लेकिन उन फैक्टर के होने से ऐसा नहीं है कि अभिप्रेरणा मिल जाएगी उसको कार्य करने की। उसको अभिप्रेरणा तो तभी मिलेगी जब अंदर से उसकी आवाज आएगी, इंट्रिंसिक फैक्टर मजबूत होंगे, ठीक है। अब हेज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी या द्विघटक सिद्धांत की आलोचनाएं देख लेते हैं। इस विचारधारा में अच्छा निष्पादन हो तो स्वयं उत्तरदायी मानता है कर्मचारी अपने को, अच्छा मैंने किया, और खराब निष्पादन हो तो वातावरण को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर जिम्मेदार हैं, कार्य की दशाएं अच्छी नहीं है। ये कहां का न्याय है, ठीक है। दूसरा, इस जो हेज़बर्ग थ्योरी है इसमें जो उन्होंने प्रयोग किया था वो 200 लोगों के सैंपल साइज पे प्रयोग किया था, जो कि बहुत कम है। कोई भी निष्कर्ष निकालना है तो सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखना चाहिए। सिर्फ महज 200 लोगों के आधार पर कोई निष्कर्ष का सामान्यीकरण करना उचित नहीं होता। नेक्स्ट, कार्य संदर्भ और कार्य विषय वस्तु घटकों के बीच स्पष्ट विभाजन नहीं है, है ना। स्पष्ट आप नहीं कह सकते कि ये स्वास्थ्य और आरोग्य फैक्टर है और ये जो है मोटिवेशनल फैक्टर है, दोनों के बीच में स्पष्ट विभाजन नहीं है। यह सिद्धांत लोगों की भिन्न भिन्न जरूरतों के बारे में चर्चा नहीं करता, जैसा कि मैस्लॉज में किया गया था। रोटी, कपड़ा, मकान, सामाजिक नीड, बैंक बैलेंस, जॉब सिक्योरिटी, स्वाभिमान की नीड्स, आत्म विकास की नीड्स, इन सब की चीज़ों के बारे में अलग अलग चर्चा नहीं करता।
और कार्य संतुष्टि के साथ उत्पादकता की कोई चर्चा नहीं है, अर्थात कितने कार्य संतुष्ट होने से उत्पादकता कितनी बढ़ेगी, इस चीज की कोई चर्चा नहीं है हेज़बर्ग 2 फैक्टर मॉडल में। अब मैस्लोज और हेज़बर्ग के मॉडलों की अगर तुलना करें तो मैस्लोज का ये था, पहले शारीरिक अवस्थाएं, फिर आवश्यकताएं, फिर मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, स्वाभिमान और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, है ना, फिजियोलॉजिकल नीड, साइकोलॉजिकल नीड, सोशल नीड, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो हेज़बर्ग के जो 2 फैक्टर हैं, आरोग्य घटक और अभिप्रेरण घटक, तो शारीरिक आवश्यकताएं, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं और सामाजिक आवश्यकताएं मिला के हेज़बर्ग का पहला घटक बनता है, जिसको बोलते हैं आरोग्य घटक। जबकि स्वाभिमान की आवश्यकताएं और आत्मविकास की आवश्यकताएं मिला के हेज़बर्ग का दूसरा फैक्टर बनता है, जिसको बोलते हैं अभिप्रेरण घटक। तो ये आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि स्वाभिमान का कुछ भाग, जो मैस्लोज की थ्योरी में चौथे नंबर पे स्वाभिमान है, तो स्वाभिमान का कुछ भाग आरोग्य में भी आ जाता है फैक्टर में, और कुछ भाग अभिप्रेरण घटक में शामिल है। तो यही हमने आलोचना के रूप में बात करी है कि बिल्कुल क्लियर नहीं है हेज़बर्ग थ्योरी में दोनों घटकों के बारे में। फिर मैस्लोज जो है वो क्रमबद्धता की बात करते हैं, जबकि हेज़बर्ग में सभी आवश्यकताएं हर समय सक्रिय रहती हैं। मैस्लोज क्रमबद्ध रूप से आवश्यकताओं की बात करते हैं, हेज़बर्ग में सभी आवश्यकताएं एट ए टाइम उपस्थित रहती हैं। मैस्लोज में नीचे की ऊपर की तरफ आवश्यकताएं जो है वो अभिप्रेरणा देती हैं, जबकि हेज़बर्ग में आरोग्य आवश्यकताएं अभिप्रेरण नहीं करती हैं, सिर्फ क्या करती हैं, कर्मचारियों को संतुष्ट रखती हैं, है ना, अभिप्रेरण नहीं कर सकती। उनके ना होने से असंतुष्टि फैल जाएगी, होने से ओके रहेगा, ठीक है। तो हेज़बर्ग में जो पहली आवश्यकताएं हैं, आरोग्य आवश्यकताएं, अभिप्रेरण नहीं करती, सिर्फ संतुष्टि या असंतुष्टि का भेद कर सकती हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि मैस्लो की विचारधारा ज्यादा सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, जो सभी प्रबंध स्तरों पर लागू हो सकती है, और ज्यादा फेमस भी है मैस्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपना दूसरा मॉडल हेज़बर्ग का समाप्त होता है। अब आगे जाके छोटे छोटे कुछ मॉडल हैं, 1-2 मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी और पोर्टर लॉलर मॉडल। तो इन सब की अपन चर्चा करते रहेंगे, ठीक है। जाते जाते मैं आपको एक बेहतरीन शेर से अपनी बात पूरी करूंगा, जो वक्त की नज़ाकत से परिचित नहीं होते, इतिहास गवाह है वो कभी चर्चित नहीं होते। पंक्तियों में आशय क्या है कि समय को पहचानो और समय रहते प्रबंधन के लेक्चर हमारे जरूर देखो, तभी पटवारी बनकर चर्चित होगे, है ना। थैंक यू फ्रॉम पन्ना कंपटीशन क्लासेस।